मैं हूं फियर फैक्ट्स और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, जहां हर कहानी में छुपा है एक खौफनाक सच। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हें कोई अनजान सुनसान जगह पर कोई पुकारे तो पलट कर मत देखना, वो तुम्हारा अपना नहीं है, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो अगर खुल जाएं तो सिर्फ मौत ही उन्हें फिर से बंद कर सकती है। दोस्तों, मैं सुरेश वर्मा 35 साल से ऑटो चला रहा हूं इस शहर में। हर गली हर नुक्कड़ मेरी आंखों के सामने बदला है, पर एक रात ऐसी आई, वो रात आज तक उस रात का डर मेरे रोंगटे खड़े कर देता है। ये बात है 2018 की अगस्त का महीना। बारिश ने पूरे शहर को तहस नहस कर दिया था। नाले उफन रहे थे, सड़कें नदियां बन गई थीं। उस रात मैं रात के 1:30 बजे तक काम करता रहा। मेरी आखिरी सवारी एक युवक था जिसे हॉस्पिटल ले जाना था। उसे छोड़कर जब मैं वापस लौटने लगा तब रात के करीब 2 बज रहे थे। मेरा घर शहर के पूर्वी इलाके में है। वहां पहुंचने के लिए मुझे उस सड़क से गुजरना पड़ता था जिसके बारे में कई किस्से प्रचलित थे। लोग उसे भूतिया मार्ग कहते थे। दिन में तो वहां ट्रैफिक का रेला रहता, लेकिन रात होते ही वो सड़क सूनी हो जाती। खासकर बारिश के मौसम में तो कोई वहां से गुजरना ही नहीं चाहता था। उस रात भी मैं जल्दी से उस सड़क को पार करना चाहता था। बारिश थोड़ी कम हुई थी, लेकिन आसमान में बादल अभी भी काले काले थे। चांद तारे कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। सड़क पर सिर्फ मेरे ऑटो की हेडलाइट्स की रोशनी थी, जो बारिश की बूंदों में टूट टूट कर सड़क पर पड़ रही थी। मैंने रेडियो चालू किया। कोई गाना बजाना चाहता था ताकि डर कम लगे, लेकिन रेडियो में सिर्फ सनसनाहट की आवाज आ रही थी। फ्रीक्वेंसी पर कोई स्टेशन कैच नहीं कर रहा था। मैंने रेडियो बंद कर दिया। ऑटो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। अचानक मेरी नजर सड़क के दाएं किनारे पड़ी। एक सफेद सी आकृति खड़ी थी। पहले तो लगा कोई पेड़ है या कोई बोर्ड, लेकिन जैसे जैसे करीब गया वो एक लड़की थी। सफेद सलवार कमीज, लंबे बाल, बिना छाता, बिना रेनकोट, बस बारिश में खड़ी। उसकी सलवार कमीज पूरी तरह भीग चुकी थी और उसके शरीर से चिपक गई थी। वो सिर झुकाए खड़ी थी, जैसे बारिश के पानी को देख रही हो। मेरा दिल जोर से धड़का। मन में आया, आगे बढ़ जाओ, रुक मत। लेकिन फिर सोचा, अगर कोई मुसीबत में हो, इतनी रात, इतनी बारिश, अकेली लड़की, कुछ तो गड़बड़ है। ऑटो अपने आप धीमा हो गया। मैं उसके पास रुका। मैंने आवाज दी, बेटी, कहां जाना है? लड़की ने अपना सिर धीरे से उठाया। उसका चेहरा पीला था, बहुत ज्यादा पीला, जैसे किसी ने उस पर छूना पोत दिया हो। आंखें बड़ी बड़ी थीं, लेकिन उनमें कोई चमक नहीं थी। वो मेरी तरफ देख रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो मुझे देख नहीं रही, मुझसे आगे कुछ देख रही है। उसने कुछ नहीं कहा, बस हाथ हिलाया, पीछे बैठने का इशारा किया। मैंने दरवाजा खोला। वो चुपचाप पीछे बैठ गई। हैरानी की बात थी कि उसके कपड़े भीगे होने के बावजूद ऑटो की सीट गीली नहीं हुई। एक बूंद पानी तक नहीं टपका। मैंने फिर पूछा, कहां जाना है बेटी? उसने आगे की तरफ इशारा किया। उसकी उंगली पतली और लंबी थी, नाखून बिल्कुल सफेद। मैं ऑटो चलाने लगा। शुरुआत में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ऐसा नहीं कि बाहर ठंड थी, बल्कि ऑटो के अंदर ठंडक थी, जैसे कोई फ्रिज खोल दिया गया हो। मेरे हाथ पैर सुन्न होने लगे। 5 मिनट बाद मैंने फिर पूछा, बताओ बेटी, कौन सा मोड़ लूं? इस बार उसने बाएं हाथ की तरफ इशारा किया। मेरा दिल जोर से धड़क उठा। बाएं तरफ वो रास्ता था जो पुराने कारखाने की तरफ जाता था। वहां का कारखाना सालों पहले बंद हो गया था और अब वो जगह खंडहर बन चुकी थी। वहां कई बार अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती थीं। लोग कहते थे कि वहां किसी लड़की की हत्या हुई थी। मैंने कहना शुरू किया, वहां जाना ठीक नहीं है, रात के अंधेरे में। तभी मैंने रियर व्यू मिरर में देखा। सीट खाली थी। मेरी सांसें रुक सी गईं। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ऑटो एकदम से रुक गया। मैं पलटकर देखा। सच में कोई नहीं था, लेकिन सीट गीली थी। पानी के निशान साफ दिख रहे थे और एक गंध, बासी फूलों जैसी गंध, ऑटो के अंदर फैल रही थी। मैंने दरवाजा खोलकर बाहर निकलने की सोची, लेकिन तभी मेरे दाएं कान के पास एक सांस की आवाज आई। ठंडी सांस, बर्फ जैसी ठंडी। चलते रहो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद था। जितना जोर लगाता उतना ही कसकर बंद होता जाता। और तभी
ऑटो अपने आप चल पड़ा। एक्सीलरेटर दबा हुआ था। मैंने ब्रेक लगाने की कोशिश की। ब्रेक काम नहीं कर रहा था। हैंड ब्रेक खींची, कुछ नहीं हुआ। ऑटो तेजी से उसी कारखाने वाले रास्ते पर मुड़ गया। स्पीड बढ़ती जा रही थी। 30, 40, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं चिल्लाया, रुक, रुक जा। लेकिन ऑटो नहीं रुका। स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में था, लेकिन मेरे काबू में नहीं था। जैसे कोई और उसे घुमा रहा हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ स्टीयरिंग व्हील पकड़े हुए हो। सामने वो पुराना कारखाना दिखाई देने लगा। उसका मुख्य गेट टूटा हुआ था, जंग लगा हुआ था। ऑटो सीधा उसी गेट की तरफ बढ़ रहा था। मैंने आंखें बंद कर ली, मन ही मन प्रार्थना करने लगा। और तभी एक तेज चीख सुनाई दी, महिला की आवाज में। इतनी तेज और डरावनी चीख कि मेरे कानों में दर्द होने लगा। ऑटो अचानक रुक गया, इतनी जोर से कि मैं स्टीयरिंग व्हील से जा टकराया। सिर में चोट लगी, खून निकलने लगा। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर मैंने धीरे से आंखें खोली। हम कारखाने के गेट से सिर्फ 1 फुट की दूरी पर थे। अगर ऑटो नहीं रुकता तो सीधा गेट से टकराते। मैं कांपते हाथों से दरवाजा खोलकर बाहर निकला। पैर लड़खड़ा रहे थे, सिर से खून बह रहा था। सामने वो पुराना कारखाना था, जिसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं, दीवारों पर जंगली बेलें छड़ी हुई थीं। तभी मैंने ऑटो के अंदर देखा। पिछली सीट पर वो लड़की बैठी थी। अब उसका चेहरा साफ दिख रहा था, पीला पर दुखी। आंखों में आंसू थे, या शायद बारिश का पानी, पता नहीं। उसके गले पर निशान थे, गहरे निशान, जैसे किसी ने रस्सी से गला घोंटा हो। वो धीरे से बोली, माफ करना। उसकी आवाज में एक दर्द था जो शब्दों से बाहर था। एक ऐसा दर्द जो सालों से दबा हुआ था, जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। तुम हो कौन? मेरी आवाज लड़खड़ा रही थी। खून मेरे चेहरे पर बह रहा था, लेकिन मुझे उसका एहसास तक नहीं था। उसने कहा, मैं वो हूं जिसे इसी कारखाने में मार दिया गया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन हर शब्द मेरे दिल में उतर रहा था। 3 साल हो गए। 3 साल से हर बारिश की रात मैं इसी सड़क पर खड़ी होती हूँ। जो भी रुकता है, मैं उसे इसी कारखाने में ले आती हूँ। मैंने पूछा, पर क्यों? मेरी आवाज में डर था, लेकिन अब दया भी आ रही थी। क्योंकि मैं अकेली हूं। उसकी आवाज में अचानक गुस्सा आ गया, एक ऐसा गुस्सा जो सालों से दबा हुआ था। मुझे यहां अकेले छोड़ दिया गया। उस रात मैं इसी सड़क पर चल रही थी। बारिश हो रही थी। एक कार आई, वो रुकी। 3 लड़के थे उसमें। उन्होंने मुझे अंदर खींच लिया, यहां इस कारखाने में ले आए। और उसकी आंखों से अब सचमुच आंसू बह रहे थे, लेकिन वो आंसू पानी के नहीं थे, लाल थे, खून के आंसू। उन्होंने मेरे साथ वो गंदा काम किया जो कोई इंसान किसी के साथ नहीं कर सकता। फिर मुझे मार दिया। मेरी लाश इसी कारखाने के एक पुराने मशीन के नीचे छिपा दी। मैं सुनता रहा। मेरा डर कम हो रहा था, गुस्सा आ रहा था। कैसे कोई इतना निर्दयी हो सकता है? कैसे कोई इंसान इतना बर्बर हो सकता है? उसने कहा, पर तुमने रोका। उसकी आवाज अब शांत हो गई थी। जब मैं तुम्हें इस गेट से टकराने के लिए मजबूर कर रही थी, तुमने रोका। कैसे? मैंने कुछ नहीं कहा। सच कहूं तो मुझे खुद नहीं पता था कि ऑटो कैसे रुक गया। शायद मेरी प्रार्थना ने काम किया, शायद ईश्वर ने मुझे बचा लिया, या शायद उस लड़की के मन में अभी भी इंसानियत बची थी। तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने मुझ पर दया की। उसकी आवाज और धीमी हो गई। सब डर जाते हैं, सब भाग जाते हैं, या फिर क्या? मैंने पूछा। या फिर मैं उन्हें इस कारखाने में ले आती हूं, उसने कहा। 4 ड्राइवर, 4 अलग अलग साल, 4 अलग अलग कब्रें, इसी कारखाने में। मैं सिहर उठा। 4 लोग, 4 जिंदगियां, सब इसी कारखाने में खत्म हो गईं। तभी उसने कहा, पर तुम अलग हो। तुमने मुझे रोका, तुमने माफ किया। वो धीरे धीरे धुंधली होने लगी, जैसे धुंध में घुल रही हो। शायद अब मैं जा सकती हूं। जाना? कहां? मैंने पूछा। जहां मुझे जाना चाहिए। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में दर्द था। तुम्हारा धन्यवाद और माफ करना। मैंने तुम्हें डराया, तुम्हें चोट पहुंचाई। मैंने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया सिंह, उसने कहा। मेरे हत्यारे राहुल, विजय और संजय, वो तीनों इसी इलाके के रहने वाले हैं। मेरी डायरी,
मेरे घर के कमरे में अलमारी के पीछे छिपी है। वो सब सबूत है। और फिर वो गायब हो गई, सचमुच गायब, हवा में घुल गई। मैं वहां खड़ा रहा। बारिश अब हल्की हो गई थी। कारखाने का गेट, उस पर लगी जंग लगी ताला, वो भी गायब थी। गेट खुला हुआ था। धीरे धीरे मैं ऑटो में वापस आया। ब्रेक ठीक काम कर रहा था, एक्सीलरेटर ठीक था, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन पिछली सीट गीली थी और वो गंध, बासी फूलों की गंध, अभी भी ऑटो में थी। मैंने अपना रुमाल निकाला और सिर से खून पोंछा। फिर ऑटो चलाया और वहां से निकल गया। अगले दिन सुबह मैं सीधा पुलिस स्टेशन गया। शुरू में पुलिस वालों ने मेरी बात नहीं मानी, वो मुझे पागल समझने लगे। लेकिन जब मैंने प्रिया का पूरा नाम बताया, उसके हथियारों के नाम बताए, तो उनकी आंखें फैल गईं। 3 साल पुराना केस था वो। प्रिया सिंह नाम की एक युवती गायब हो गई थी, कभी मिली नहीं। केस ठंडे बस्ते में चला गया था। पुलिस ने मेरे कहने पर प्रिया के घर की तलाशी ली। उसकी अलमारी के पीछे से एक डायरी मिली। उसमें सब कुछ लिखा था। कैसे राहुल, विजय और संजय उसे परेशान कर रहे थे, कैसे उसने उनके खिलाफ शिकायत करने की सोची थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार किया। पहले तो वो मुकर गए, लेकिन जब पुलिस उन्हें कारखाने में ले गई और उस पुरानी मशीन के नीचे खुदाई करवाई, तो प्रिया की हड्डियां मिली। तीनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उस रात के बाद मैं कभी उस रास्ते से नहीं गया, न ही कभी रात में अकेली सवारी उठाई। लेकिन कभी कभी बारिश की रातों में जब मैं दूर से किसी को सड़क किनारे खड़े देखता हूं, तो रुक जाता हूं, पूछता हूं कहां जाना है। शायद कोई मुसीबत में हो, शायद कोई वो हो। पर अब मैं डरता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कभी कभी डर सिर्फ एक पुकार होती है, मदद की पुकार, न्याय की पुकार। और प्रिया, कहते हैं उसके बाद उस रास्ते पर कोई लड़की नहीं दिखी। शायद उसे अब शांति मिल गई, शायद उसका बदला पूरा हो गया। लेकिन मैं जानता हूं वो अब भी कहीं है, देख रही है, इंतजार कर रही है कि कोई और प्रिया की मदद के लिए आगे आए। और मैं सुरेश आज भी ऑटो चलाता हूं, लेकिन अब सिर्फ दिन में, रात नहीं। क्योंकि मैं जानता हूं कुछ रातें ऐसी होती हैं जो कभी नहीं भूलती, और कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जहां मौत इशारे करती है। तो दोस्तों, आज की कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अनजान, सुनसान जगहों से दूर रहें, क्योंकि हर रास्ता सुरक्षित नहीं होता।